कैसे हो दोस्तों? कैसा लगेगा आपको ये सुनकर अगर मैं आपको कहूँ कि इंसानों ने कुछ हद तक मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की वजह से हम जहाँ चाहें वहाँ बारिश करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका ऑलरेडी कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर अब आप चाहें तो इसका सेल्फिश रीजन की वजह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे आपको डर है कि आपकी शादी में बारिश ना हो जाए, तो फ्रांस की एक कंपनी क्लाउड सीडिंग की सर्विसेज ऑफर करती है। आप इस कंपनी को 1 करोड़ देंगे और ये कंपनी इंश्योर करेगी कि आपकी शादी के दिन वहां पर बारिश ना हो। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आएगा, ये टेक्नोलॉजी अगर इतनी ही अच्छी है तो हमारी कंट्री में जो पानी के मसाइल हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, कहीं पर ज्यादा सैलाब आ जाता है, कहीं पर पानी के मसाइल इतने ज्यादा हैं, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? आज की इस वीडियो में आइए दोस्तों समझते हैं क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को गहराई से। Where we can control the weather. Cloud seeding is already used in China and Thailand to tackle air pollution. ये है प्रॉपर क्लाउड सीडिंग का नतीजा। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्लाउड्स के बारे में। आखिर ये बादल होते क्या हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम सब ने स्कूल में पढ़ा था दोस्तों 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर हम पानी की बात करें तो पानी में 3 स्टेट्स होती हैं, आइस यानी कि सॉलिड, वाटर यानी कि लिक्विड और गैस यानी कि वाटर वेपर्स। अगर किसी एक स्टेट का दूसरे स्टेट में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है। जैसे बर्फ अगर पानी में पिघल जाए तो इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। पानी जब दोबारा से बर्फ बनता है तो इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। पानी जब वेपर्स बनता है तो इसे हम वेपोराइजेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। और वाटर वेपर जब दोबारा से वाटर बनता है तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। बड़ी ही बेसिक चीज है, लेकिन कंडेंसेशन लफ्ज को याद रखना क्योंकि आगे वीडियो में इसका मैं काफी इस्तेमाल करूंगा। अब होता क्या है कि जमीन पर हवा में हमारा काफी ज्यादा वाटर वेपर्स होता है। हवा में अगर बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स है तो हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी है हवा में। कम वाटर वेपर है तो कम ह्यूमिडिटी है। अब ये वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो हम जानते हैं कि जितना ज्यादा ये वाटर वेपर ऊपर जाता है, जितना ज्यादा ऊपर जाता है उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती है। जैसे कि पहाड़ियों के ऊपर काफी ज्यादा ठंड होती है। जब ये वाटर वेपर हायर ऑल्टीट्यूड पर मौजूद होता है तो इसकी वजह से कंडेंसेशन होती है, तो ये वाटर वेपर ड्रॉप्स में बदल जाता है, बहुत ही छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉप्स में। और यही वाटर ड्रॉप जब हवा में ऊपर सस्पेंडेड रहती हैं तो हमें बादल दिखते हैं। एक्चुअली यही क्लाउड्स हैं। छोटी सी वाटर ड्रॉप जो क्लाउड्स को बनाती है इतनी छोटी है कि 1 मिलीमीटर का भी 1/100 डायमीटर है। और ये एक बादल में ऐसी मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स होती हैं। अगर कोई बादल और भी ज्यादा हायर ऑल्टीट्यूड पर मौजूद है तो हवा और भी ठंडी हो जाती है और इस तरह कंडेंसेशन नहीं बल्कि फ्रीजिंग भी हो जाती है। वाटर ड्रॉप्स बर्फ के छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाती है और आइस क्रिस्टल से क्लाउड बनते हैं। और अगर इस सेंस से देखा जाए तो 2 तरह के बादल्स हैं, एक जो वाटर ड्रॉप से बनते हैं और एक जो आइस क्रिस्टल से बनते हैं। इन दोनों के बीच में बड़ा आसानी से फर्क बताया जा सकता है क्योंकि जो आइस क्रिस्टल क्लाउड्स होते हैं वो ज्यादा ऊपर होते हैं, दिखने में उनकी कोई क्लियर बाउंड्री लाइन नहीं होती और वो और भी ज्यादा पतले होते हैं। तो मोटे मोटे बादल आपको जमीन के ज्यादा पास दिखते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं। अच्छा, ये समझ लिए तो अगला सवाल है कि इन बादलों से बारिश कैसे होती है। होता क्या है दोस्तों, जब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होती रहती हैं और भी ज्यादा ड्रॉपलेट्स बनती रहते हैं, बादल और भी ज्यादा बड़ा बन जाता है और ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से आगे कोलाइड करती हैं और बड़ी ड्रॉपलेट बनती है। और ये बड़ी ड्रॉपलेट ऊपर जाकर आइस क्रिस्टल बन जाती हैं और आइस क्रिस्टल भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करके बड़े आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक इनके अपने वजन के वजह से ये जमीन पर न गिर पड़े। तो जब ऐसा होता है तो तब ये आइस क्रिस्टल नीचे गिरते हैं। जब ये नीचे गिरेंगे, अगर हवा ठंडी है तो ये बर्फ में बदल जाएंगे तो स्नोफॉल होगी, और अगर हवा गर्म है नीचे तो ये पिघल जाएंगे और बारिश की तरह नीचे गिरेंगे। कुछ इस तरीके से बारिश होती है। और अगर आप क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इंसानों की हिस्ट्री में इसकी एंट्री होती है बाय चांस, एक एक्सीडेंट की वजह से। एक्चुअली में एक इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है सेरेंडिपिटी। इसका मतलब यह है कि बाय चांस कुछ ऐसा होना जिससे हमें फायदा मिले। सेरेंडिपिटी एक बड़ा एग्जांपल है वैक्सीन की डिस्कवरी होना। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इंसुलिन इन्वेंट की थी तो ये बाय चांस हुआ था। तो क्लाउड सीडिंग भी एक सेरेंडिपिटी डिस्कवरी थी। साल 1943 में डॉक्टर विंसेंट शेफर्ड ने ये रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग और प्रेसिपिटेशन पर।
साल 1946 में इन्होंने अपनी रिसर्च में कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया, एक ऐसा बक्सा जो काफी ठंडा था। किसी और एक्सपेरिमेंट में ये अक्सर ब्रीथ आउट का एक्सपेरिमेंट करते थे अपने ठंडे बॉक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी सांस बाहर निकलती है इसमें वाटर वेपर्स होते हैं और अगर बाहर ठंड है तो कंडेंसेशन होगी। यही चीज होती हुई इन्होंने नोटिस करी। जैसे आप खुद भी देख सकते हैं, जब आप बाहर जाएं ठंड में तो जब आप सांस लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ धुआं सा निकल रहा है मुंह से। एक्चुअली में जो मुंह से धुआं और फॉग निकलती है ये क्या है? बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉप्स हैं। ये मुंह से निकला वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाता है ये छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट में। एग्जैक्टली वही प्रोसेस जो बादलों में होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके मुंह से जो निकल रहा है वो धुआं एक तरह का मिनी क्लाउड है। अब डॉक्टर शेफर्ड ने भी यही चीज होती हुई नोटिस करी, लेकिन वो इसे एक स्टेप और आगे ले गए। उन्होंने सोचा क्या होगा कि अगर मैं इस बॉक्स को और ज्यादा ठंडा बना दूंगा। ये करने के लिए उन्होंने ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। ड्राई आइस असल में कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। इसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के लिए, और ये सिर्फ -78 डिग्री टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है। इन्होंने कुछ ड्राई आइस जाकर कोल्ड बॉक्स में रख दी। फिर जब जाकर इन्होंने ब्रीथ आउट किया उस बॉक्स के अंदर तो इन्हें कुछ चमत्कारी होता हुआ दिखाई दिया। अचानक इनके मुंह से निकलने वाली हवा बहुत सारे मिलियंस ऑफ आइस क्रिस्टल्स में बदल गए। इन्होंने सोचा इतना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा तो अचानक वाटर वेपर्स आइस क्रिस्टल्स में बदल जाएंगे, और ये चीज एक बार फिर से क्लाउड्स में होती है लास्ट स्टेज पर। जब वो आइस क्रिस्टल्स बड़े होने लगते हैं उनका वजन बढ़ जाता है। इन्होंने देखा कि ड्राई आइस का इस्तेमाल करने से ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो गया। डॉक्टर शेफर्ड ने इमीडिएटली इस चीज को लेकर और रिसर्च की और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए इसको मजीद समझने के लिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फाइनली जब इन्होंने इस चीज को समझा तो इनको रियलाइज हुआ कि इस चीज का इस्तेमाल तो रियल लाइफ में भी किया जा सकता है। क्यों ना आसमान में मौजूद बादलों को जल्दी ठंडा बनाया जाए ड्राई आइस का इस्तेमाल करके, ताकि हमें इंस्टेंटली स्नोफॉल और बारिश देखने को मिले। 13 नवंबर 1946 डॉक्टर शेफर्ड ने एक प्लेन उड़ाया न्यूयॉर्क से। अपने साथ इस प्लेन में तकरीबन 2.5 किलो ड्राई आइस ही अपने साथ लेकर गए और माउंट ग्रिल एक पहाड़ी पर मौजूद इन्होंने अपना एक टेस्ट कंडक्ट किया। एरोप्लेन से इन्होंने लिटरली क्रस्ट ड्राई आइस को बादलों के ऊपर फेंका। जो इन्हें रिजल्ट दिखा वो कमाल का था। इन्होंने अचानक से देखा कि भारी स्नोफॉल और बारिश हो रही है, और यहीं से दोस्तों इन्वेंशन हुआ क्लाउड सीडिंग का। आज के दिन दोस्तों डॉक्टर विंसेंट शेफर को क्रेडिट दिया जाता है क्लाउड सीडिंग के पीछे। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक और आदमी थे विलियम वाइट करके। इन्होंने क्लेम किया था कि अमेरिका में उन्होंने क्लाउड बस्टर मशीन बना ली है। इनका कहना था कि ये कॉस्मोन एनर्जी का इस्तेमाल करके एटमॉस्फेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं और बारिश ला सकते थे। इन्होंने अपनी रिसर्च का नाम दिया कॉस्मिक और गॉन इंजीनियरिंग। लेकिन जैसा कि आप गैस कर सकते हो ये उस टाइप के लोगों में से थे जो फ्रॉड चीजें क्लेम कर सकते थे। कि मशीन बिल्कुल भी काम नहीं करी और ये बस एक क्रेडिट लेने का एक जरिया था। अब हर टेक्नोलॉजी के दोस्तों फायदे और नुकसान होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि क्लाउड सीडिंग जैसी चमत्कारी टेक्नोलॉजी के कोई डिसएडवांटेज ना हो। एक बड़ा ऑब्वियस कंसर्न उठाया जाता है जो क्लाउड सीडिंग को लेकर, ये है कि इससे लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे वेदर पर। क्या लगता है आपको, कोई हार्मफुल इम्पैक्ट होगा इसका? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो हार्मफुल इम्पैक्ट होगा इसका। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अभी तक जितनी भी स्टडी की गई है इस क्लाउड सीडिंग को लेकर, अभी तक वेदर पर ऐसा है सच कोई भी अलार्मिंग इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस को डीपली स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि हम जो सा है कंडेंसेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल बादल नहीं बना रहे। एग्जिस्टिंग बादल हैं हम उनको फोर्स कर रहे हैं कि अभी बारिश हो जाए। इस टेक्नोलॉजी से हम ये जरूर कर सकते हैं कि कल की जगह आज बारिश करा दें, इस रीजन की जगह इस रीजन में बारिश करवा दें। लेकिन हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से हवा में वाटर वेपर्स नहीं डाल सकते। हवा में अगर वाटर वेपर्स मौजूद है तभी तो जाकर बादल बनेंगे, और अगर वाटर वेपर ही नहीं है तो कहाँ से जाकर बादल बनेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो क्लाउड सीडिंग के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। पीस आउट।